हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक भारत की प्राकृतिक वनस्पति और भारत में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव अभ्यारण्य है, वनों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर पीडीएफ चाहिए आपको वीडियो की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति हम पढ़ रहे हैं। भारत में वन जो है वर्षा का अनुसरण करते हैं, मीन्स जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वन घने होते हैं और जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर कटीले वन जो है पाए जाते हैं। ओके, भारतीय वनों का वर्णन जो है इसी प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पर्वतीय वन और कोणधारी वन। ठीक है, ये कौन से वन होते हैं? देखिए, ये वन समुद्र तल से 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। पर्वतीय वन की बात हो रही है, यानी कि जो पर्वत पे जो वन होते हैं वो वाले जो ऊंचे जगहों पर होते हैं समुद्र तल से। ठीक है, इन वनों में वृक्ष जो होते हैं वो मोटे तने वाले एवं 15 से 18 मीटर ऊंचे होते हैं, यानी कि मोटे तने वाले होते हैं और उनकी ऊंचाई जो होती है 15 से 18 मीटर होती है। और ये जो पर्वतीय जो पेड़ होते हैं वो कैसे रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं। पर्वतीय पेड़ों में अगर हम बात करें या कोणधारी वनों में अगर हम बात करें तो चीड़, देवदार, सनोवर और सप्रूस जो है यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण में अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में और उत्तर भारत में जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, तो ये वो वाले वन जो है हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को जो है पतझड़ वन भी बोला जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इन वनों के वर्षा प्रारंभ होने से पहले पत्ते झड़ जाते हैं, मतलब वर्षा जैसे ही होती है उससे पहले ही जो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, तो इसलिए इन्हें मानसूनी पतझड़ वन जो है कहा जाता है। ये वन जो है उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 100 से 200 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो मुख्य वृक्ष हैं वो है सागवान, साल, शीशम, चंदन, नीम और आम। ठीक है, अब सागवान, साल, ये दो वृक्ष पूछे जाते हैं कि कौन से वन के वृक्ष हैं, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये जो वन है ये उत्तरांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन इलाकों में जो है पाए जाते हैं। ये वृक्ष सर्वाधिक महत्व वाले कम लंबे व खुले वन के रूप में पाए जाते हैं और देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले जो वन है या मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है शुष्क वन। शुष्क वन देखिए, यहाँ या फिर इन्हें कह सकते हैं आप उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति वन। ओके, तो ये देखिए, इनमें जो वर्षा होती है तो वो होती है 50 सेंटीमीटर तक। ठीक, वर्षा की कमी के कारण ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते और इनकी जड़ें जो होती है वो लंबी होती है। शुष्क वन वही होते हैं जहाँ पे वर्षा की कमी होती है और इनमें आते हैं बरगद, पीपल, बबूल, नीम और महुआ। ये जो है शुष्क वनों के प्रसिद्ध पेड़ जो है यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, ये वन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है मरुस्थलीय वन। ये देखिए कौन से वन होते हैं। मरुस्थलीय वन की जो है बात हो रही है। देखिए, ये 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। पत्तियां कम, छोटी और कांटेदार होती है। जड़ें लंबी और मोटी होती है और कांटे इनकी वाष्पीकरण तथा पशुओं से रक्षा करते हैं। तो जो कटीले जो पौधे पाए जाते हैं वो मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। इनमें खजूर, खेजड़ी, नागफनी, बेर, केर, रोइडा और रामबास जो हैं ये प्रमुख हैं। मरुस्थलीय वन में जो पेड़ पाए जाते हैं वो किसके? खजूर, खेजड़ी, नागफन के। और ये राजस्थान, गुजरात में मिलते हैं। पश्चिमी पंजाब में भी और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में जो है शुष्क जो वन है, मरुस्थलीय वनस्पति कह लीजिए, वो पाए जाते हैं। आगे है ज्वारीय वन और दलदली वन। ज्वारीय वन और दलदली वन ये नदियों के मुहाने और डेल्टाई क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ज्वार भाटा के समय समुद्र का जल किनारे पर आता है और इनकी जड़ों को जो है सींचता है। इन वनों में सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर विशेष रूप से मिलते हैं। इनमें ताड़, नारियल और मैंग्रोव आदि वृक्ष मिलते हैं और ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा से बनते हैं और इनका सर्वाधिक विस्तार जो है पश्चिम बंगाल में है। तो जो हमने पढ़े अभी ज्वारीय वन या दलदली वन, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल वो है मैंग्रोव वन, सुंदर वन जो है पश्चिम बंगाल का वो।
ठीक है। फिर बात आती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। तो यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ओके, और ये जो है अपनी पत्तियां भी नहीं गिराते और हमेशा हरे भरे रहते हैं। सदाबहार आ गया यानी कि वो हमेशा, यहाँ के जो पेड़ रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं, अपनी पत्तियां वो नहीं गिराते हैं वर्ष भर में। तो वर्ष की अधिकता व तापमान की अनुकूलता के कारण ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों की जो ऊंचाई होती है वो 30 से 60 या 45 से 60 मीटर होती है और इनके जो मुख्य वृक्ष हैं वो है रबड़, मोहगनी, सिनकोना, नारियल, एबोनी और बांस के वृक्ष। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एक तो ये पूछा जाता है इसका वृक्ष से रिलेटेड कि कौन सा जो है किस वनस्पति का वन है, ठीक है, मतलब कौन से वनों में जो है ये पेड़ पाया जाता है। तो यहाँ से मेनली ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक। तो इनके जो पेड़ हैं ये, इन सबको आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे। भारत में ऐसे वन जो है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ये वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल का पश्चिमी भाग, निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के तट पर जो है मिलती है और साथ में नीलगिरी की पहाड़ी पर। ओके, तो कहाँ पर पाई जाती हैं और कौन सा वृक्ष जो है किस वन में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए अब आ रहा है सरकार द्वारा वन विकास हेतु किए जाने वाले कार्य की, मतलब सरकार ने वनों के लिए क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना। 1965 में जो थी केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की गई, जिसका कार्य क्या था, आंकड़े व सूचनाएं एकत्रित करना, तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना व वनों के विकास में लगी हुई संस्थाओं के कार्य को समन्वित करना होता था। यह केंद्रीय वन बोर्ड को तकनीकी सहायता भी देता था। तो ये केंद्रीय वन आयोग की स्थापना पूछा जा सकता है कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। फिर आता है भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन। वनों में क्या क्या चीजें उपलब्ध है उनका पता लगाने के लिए जून 1971 में इस संगठन को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में 1906 में स्थापित किया गया। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना और वनों के संबंध में शिक्षा देना। यह संस्था वन रक्षकों व राज्य सरकारों के वन विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है और कब जो था ये स्थापित किया गया था। फिर है काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र। राज्य सरकार के वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को लकड़ी काटने का प्रशिक्षण देने के लिए 1965 में देहरादून में काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र जो था स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम। केंद्रीय सरकार ने 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित कर लागू किया, जिसके अनुसार किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे और अधिक प्रभावी जो था बना दिया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम भी पूछा जाता है कि कब जो था लागू किया गया था, 1980 में, ठीक है। फिर आते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भारत में, 103 है। अभ्यारण्य 537 है। संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन में जो आते हैं वो है 67 और सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर है 33 है। सामुदायिक रिजर्व जो है 26 और सबसे ज्यादा मेघालय में है। कुल संरक्षित क्षेत्र जो है 733 है। बायोस्फीयर या जैव मंडल रिजर्व जिसे बोलते हैं वो टोटल 18 है। बाघ रिजर्व 25 है। हाथी रिजर्व 29 और रामसर वन भूमि 26 है। ये रामसर साइट्स पूछा जाता है ना, तो ये 26 है, ठीक। फिर आती है भारत में जैव विविधता। जैव विविधता क्या है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों और वनस्पतियों की संख्या, विभिन्न प्रकार के पौधे, प्राणी और सूक्ष्म जीवों के अंतर। जैव विविधता क्या है, जो अलग अलग तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो प्राणी पाए जाते हैं, जीव जंतु जो भी है उनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भी जो है ये शामिल है, ठीक है। जैव विविधता की दृष्टि में भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 प्रमुख देशों में शामिल है। जंतु विविधता की दृष्टि में भी भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। चलिए भारत में जैव विविधता के क्षेत्र की अगर बात करें तो कौन कौन सा, देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र कितना, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। ये इसके 24.56% क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष आवरण जो है पाया जाता है, ठीक है। भारत की विभिन्न जलवायु और पर्यावरणीय विविधताओं के कारण भारत में जीव जंतु और वनस्पतियों क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग तरीके की जो है वनस्पति पाई जाती है, अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। तो जैव विविधता क्षेत्रों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले आते हैं भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र, समुद्रीय जैव विविधता क्षेत्र और भारत की आर्द्र भूमियां। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र यानी कि हॉटस्पॉट रीजन इन इंडिया। ओके, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे जीव और जंतु प्रजातियों की अत्यधिक विविधता जो है पाई जाती है। जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाए तो वे क्षेत्र जो है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट जो है कहे जाते हैं। विश्व में जो है 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं, जो विश्व के लगभग 2.3% भाग पर विस्तृत है और यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों की 60% प्रजातियां जो है
मौजूद हैं। ठीक है, विश्व के 35 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भारत के 4 क्षेत्र शामिल हैं, इंडो बर्मा रीजन, हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाटन श्रीलंका और सूडालैंड रीजन। ठीक, फिर आता है बायो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की धरातलीय एवं जलवायु भिन्नताओं के कारण यहाँ वनस्पति और जंतुओं की प्रजातियों में क्या मिलती है, विविधता देखने को मिलते हैं। जैव भौगोलिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र है जहाँ जीव और जंतुओं की प्रजातियों में देश या विश्व के अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त विशिष्टता मिलती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिनमें धरातलीय और जलवायु संबंधी भिन्नता जो है पाई जाती है। तो जैव विविधता के बेस पर देखिए कैसे ट्रांस हिमालय, हिमालय मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, अर्ध शुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदान, तो इन 10 क्षेत्रों में जो उसको बांटा गया है। ठीक है, फिर आते हैं समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। इसमें जो है मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, लैगून जो है ये सारी चीज़ें जो है शामिल हैं। यहाँ सामुद्रिक पर्यावरणीय जैव विकास की अनुकूल दिशाएं स्थित होने के कारण जीवों व जंतुओं की प्रजातियों में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, मैंग्रोव, समुद्री घास, मोलस्क, पोलिकेट्स और प्रवाल जो है यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख जैव प्रजातियाँ हैं। फिर आती है वेटलैंड ऑफ इंडिया, भारत की आर्द्र भूमियाँ। आर्द्र भूमि या नम भूमि ऐसे स्थल है जहाँ पे वर्षा स्थायी या अस्थायी रूप से जलावरण जो है रहता है। ठीक है, आर्द्र भूमि में नम और शुष्क दोनों पर्यावरण की विशेषता पाई जाती है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, डेल्टा, एस्चुरी, तटीय समुद्री क्षेत्र, क्रीक, खाड़ी ये सब जो है शामिल हैं। वर्तमान में भारत में 15 राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में कुल 27 आर्द्र या रामसर साइट हैं। ठीक है, रामसर सम्मेलन का संबंध जो है आर्द्र भूमि पारिस्थितिक के संरक्षण से। सबसे पहले जो सम्मेलन था ये 1971 में हुआ था। ठीक, चलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन जो हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। ओके, और दूसरे नंबर पर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उपोष्ण शुष्क पर्णपाती वन। दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक, देवदार, सुंदरी और चंदन। देखिए सुंदरी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी था, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। टीक या इसको हम टीक को सागौन भी बोला जाता है, टीक को और क्या बोलते हैं, सागौन। ये जो है उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है उनमें पाई जाती है ये वनस्पति। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ठीक, तो इसलिए ये गलत है यहाँ पे, तो सुंदरी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देवदार वगैरह जो है ये हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार हो गई, चीड़ हो गई, पाइन हो गई, फड़ होगी, ये क्या है, टैगा वनस्पतियाँ हैं या आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति हैं, तो ये वहाँ पर पाई जाती है हिमालय में। सुंदरी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। ओके, और चंदन की अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो है पूरे भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध है, तो केरल नहीं, यहाँ पे कर्नाटक होना चाहिए था। ओके, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है, जो हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जनीपर, महोगनी, स्प्रूज, सिल्वर फर। देखिए जूनिपर, स्प्रूज और सिल्वर फर ये जो है हिमालयी वनस्पति हैं। महोगनी की अगर हम बात करें तो ये आती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली वनस्पति। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में, पश्चिमी घाट पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी, यहाँ पर होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, जंगली आम हो गए, आबनूज हो गए, ये सारे क्या हैं, सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कच्छ वनस्पति और राज्य दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले है अचरा सनागिरी, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो अचरा सनागिरी ये कच्छ वनस्पति है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, फिर है कुडापुर, कुडापुर पाई जाती है कर्नाटक में। पीचाबरम जो है ये तमिलनाडु में, और वेमनांद जो है केरल में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जिन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्षा जब होगी तो ऑब्वियस है जो भी वनस्पति होगी वहाँ की हरी भरी रहेगी, तो इनको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था जो है ये बनता है खैर वृक्ष से।
ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में जो है पाई जाती है, और ये मध्य प्रदेश की ही शिवपुरी, रीवा, बानमोर, यहाँ पे जो है खैर से कत्था बनाने के कारखाने भी हैं। ठीक, तो एमपी। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा सागौन वन, तो सबसे ज़्यादा सागौन वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? जो समुद्र तल से सबसे ऊंचे पर पाया जाता है वो है देवदार। ठीक है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये जो है इसमें सही हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी, सुरक्षा घाटी, कश्मीर या फूलों की घाटी? अब देखिए हमने क्या पढ़ा था ऊपर, जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो थे, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? केरल हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो शांत घाटी में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ओके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, ये बताना कि वो कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा नगोया में है। ठीक है, नहीं सॉरी, इंडियन इंस्टीट्यूट पूछा है यहाँ पे, सॉरी, नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो विस्तृत वन है वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है किस उनके डेल्टा पर पाए जाते हैं ये पूछा है। तो गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, तो यहाँ पर जो है चारों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देवदार के वन, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में। तो हमने पढ़ा भी था कि पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन वन, तो ये पर्णपाती वन है। ठीक है, कैसा वन है? पर्णपाती। सागवान हो गया, साल हो गया, शीशम, महुआ, आंवला, सीमल, चंदन, कुसुम, ये सब पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं। ठीक है, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्र भूमि से। ठीक है, रामसर सम्मेलन का जो आयोजन था ये सबसे पहले 1971 में किया गया था ईरान के रामसर नामक शहर में। ठीक है, और भारत जो था इसमें जो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम है, भारत कब शामिल हुआ था इसमें? 1982 में शामिल हुआ था। और 2 फरवरी को, प्रत्येक 2 फरवरी यानी कि हर साल 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है। फिर जो है आर्द्र भूमि की आर्द्र भूमि जिसे रामसर साइट भी कहते हो, उनकी संख्या पूछी जाती है वर्तमान भारत में कितनी है? तो 27 है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण है? तो देश के 24.56% भाग पर क्या है? वृक्ष और आवरण, जो भी क्या बोलते इसको, वन और वृक्ष आवरण है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व जो है दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले है डच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है हंगुल मृग का जो है यहाँ पर संरक्षण होता है। ठीक है, पूछा जाए हंगुल मृग का जो है संरक्षण किस उसमें होता है, तो वो हो जाएगा डच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। और एक है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। देखिए प्रोजेक्ट हंगुल पूछा जाता है, ये किस जो है राष्ट्रीय उद्यान से आरंभ हुआ था? तो ये डच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान से आरंभ हुआ था प्रोजेक्ट हंगुल। ठीक है, प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ था ये पूछ सकते हैं, तो 1970 में इसे शुरू किया गया था। क्योंकि प्रोजेक्ट आते हैं ना, जैसे प्रोजेक्ट लॉयन पूछा जाता है 1972 में हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुआ, एक हाथी परियोजना पूछी जाती है 1992 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, तो इस तरीके से ये पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो याद रखिए डच्चीगाम और सलीम अली ये दोनों ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। फिर बात आती है राजस्थान की, राजस्थान से जो पूछा जाता है वो रणथंबोर पूछा जाता है और सरिस्का बाग रिजर्व पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कहाँ है? राजस्थान में। इसके अलावा घाना पक्षी विहार और कोमलगुड़ अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला है सुल्तानपुर झील, ये हरियाणा में है, हरियाणा के गुड़गांव में। आगे है हिमाचल प्रदेश में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, शीत मरुस्थल आरक्षित क्षेत्र,
रोहला राष्ट्रीय उद्यान और कुगली वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चारों की चारों चीज कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो पूछा जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य पूछा जाता है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों की तीनों मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। फिर आती है झारखंड की, तो पलामू और बेतला अभ्यारण्य पूछा जाता है एग्जाम में। हजारीबाग नहीं पूछा जाता, पलामू पूछा जाता है, बट आपको याद होना चाहिए पलामू, दालमा और हजारीबाग तीनों की तीनों कहां पर है? झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बाग रिजर्व और कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल पूछा जाता है, भीतरकनिका पूछा जाता है, ये उड़ीसा में है, और भीतरकनिका में कछुआ और घड़ियाल जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, पहला नेशनल पार्क था ये, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये पूछा जाता है। चंदा देवी जैवमंडल रिजर्व पूछते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आता है, तीनों की तीनों उत्तराखंड में है। दूधवा पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ओके। इसके अलावा नमेरी, गर्म पानी और औरंग, ये कहां पर है? आसाम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, बार बार पूछा जाता है नामदफा एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिहांग दिबांग अभ्यारण्य पूछा जाता है, ओके। इसके अलावा पाकुई बाघ रिजर्व भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है नागरहोलिया राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क, ये भी इंपोर्टेंट है। कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है ये भी, और बांदीपुर तो पूछा ही जाता है, तो ये भी कहां पर है? कर्नाटक में है। उसके बाद हाथी संरक्षण की अगर हम बात करें तो पेरियार अभ्यारण्य ये क्या है? हाथी संरक्षण केंद्र है, ओके। इसके अलावा प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य, अगस्त्यमलाई, साइलेंट वैली, चिनार, ये सब कहां पर है? केरल में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुद्दुमलाई अभ्यारण्य और अन्नामलाई बाघ रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे जो है अन्नामलाई में सिंह पुच्छ बंदर जो है पाया जाता है। इसके अलावा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में और वुक्सा बाघ रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में है। पापीकोंडा, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम बाघ रिजर्व जो है, ये सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन या श्रीशैलम बाघ रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। गोवा में भगवान महावीर उद्यान पाया जाता है और बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है। डंफा अभ्यारण्य मिजोरम में, नोकरेक जैवमंडल रिजर्व मेघालय में और सारामती शिखर नागालैंड में मिलता है। तो ये बस याद रखिएगा इनको, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला है। पेलघाट बाघ रिजर्व महाराष्ट्र में है। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व सिक्किम में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, और ये एशियाटिक बब्बर शेर का जो है निवास है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, राजाजी दूधवा या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? इनमें से वो उद्यान बताना है जो सबसे पहले भारत में खोला गया था, तो वो था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ओके। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में है। कब स्थापित किया गया था? 1936 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका पुराना नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है। बाद में जिम कार्बेट के नाम पर जो था इसका नामकरण हुआ था, ओके। चलिए, और एक और चीज, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस या सुंदरवन? तो जो इनमें से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है वो है बांदीपुर, मानस और सुंदरवन, 3, ठीक है। 1, 3 और 4 ये जो है सही हो जाएगा। देखिए, ये रहे टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय दुवरी। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचान कुमार। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम। झारखंड में पलामू, ये भी टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में बांदीपुर, भद्र, दांडेली, अंसी, नागरहोल, विलगिरी और रंगनाथ मंदिर, ठीक है। इसमें बांदीपुर इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट है वो है सह्याद्री, पेंच, ठीक है, तड़ोबा, अंधेरी, ये भी है साथ में। असम का मानस पूछा जाता है, टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा आता है, ये भी टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का रणथंभौर सरिस्का इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का कार्बेट हो गया, राजाजी टाइगर रिजर्व हो गया। उत्तर प्रदेश का दूधवा और पीलीभीत हो गया। उड़ीसा का सिमलीपाल हो गया। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन हो गया। अरुणाचल प्रदेश का नामदफा हो गया, ठीक है। मिजोरम का दम्फा हो गया। केरल का पेरियार हो गया। तेलंगाना का कवाल और अमरावती दिया गया। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये जो है प्रमुख क्या है? टाइगर रिजर्व हैं, ओके। तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, मतलब किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जानते हैं, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। यूनेस्को ने जो था इसे धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया। इसके अलावा और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यूनेस्को ने प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है काजीरंगा? असम में है। उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, केवलादेव हो गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ये भी असम में हो जाएगा। सुंदरवन हो गया, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी होगी या फूलों की घाटी, नंदा देवी उधर उत्तराखंड में। पश्चिमी घाट हो गया, महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क हो गया, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक धरोहर स्थल है। ठीक है। असम स्थित मानस अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? असम में है ये, तो मानस अभ्यारण्य बाघों के लिए जाना जाता है, टाइगर रिजर्व है ये, तो बाघों के लिए। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा किसके लिए जाना जाता है। जो कच्छ का छोटा रण है गुजरात में, ये जंगली गधे के लिए फेमस है। काजीरंगा असम में है और जलदापड़ा भी असम में है, ये एक सिंगी गैंडे के लिए इंपॉर्टेंट है। दच्ची गान जो है सफेद भालू के लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर में ये। एशियाटिक शेर के लिए गिर है गुजरात में। सफेद बाघ के लिए वन विहार है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। ऊंट के लिए रेगिस्तान उद्यान है। साइबेरियन क्रेन के लिए क्योलिडियो उद्यान है जो कि राजस्थान में ही है। हाथी के लिए राजाजी है जो कि उत्तराखंड में है। और कस्तूरी मृग के लिए ग्रेट हिमालय है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सोहनी पक्षी के लिए मरुभूमि उद्यान राजस्थान का। साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव गाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइबेरियन सारस का पूछा जाता है। सुल्तानपुर जो है क्यों फेमस है? हरियाणा का सारस क्रेन के लिए। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा का लेमिंग चिड़िया के लिए। और रंगन थिट्टू अभ्यारण्य कर्नाटक का नागराज पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये इसमें याद रखिएगा। आगे आता है एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? एम स्ट्रिप्स, एम स्ट्रिप्स का मतलब होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? टाइगर्स से, तो ये हो जाएगा बाघ अभ्यारण्य के रख रखाव से रिलेटेड है ये टर्म। आगे है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, प्रतिवर्ष। ओके, तो ये था भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जो भी वन वगैरह थे वो सब जो हमने इसमें देख लिए हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।